आज हम आप लोगों को, जैसा कि हम अपने पहले के वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया में जब कोई भी कच्चा माल शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं के अनुरूप पोषक पदार्थ बनते हैं। ये पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो आज हम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने चल रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन का हाइड्रेट होता है। कार्बन का हाइड्रेट का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कार्बन प्लस H2O, कार्बन प्लस H2O। अब जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या अगर 6 हो गई, 6 कार्बन प्लस 6 H2O, अब पूरा करिए हो जाएगा C6H12O6। ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में होने वाली समस्त जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है और ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब हम मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। मोनोसैकेराइड का तात्पर्य हुआ कि जिसमें ग्लूकोज की संख्या 1 हो, वह मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, लैक्टोज आता है। सबका सूत्र C6H12O6। मोनोसैकेराइड की अगर परिभाषा दी जाए तो ऐसी शर्करा जो रंगहीन, मीठी स्वाद वाली, जल में विलेय और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होती है तथा उसमें ग्लूकोज के अणुओं की संख्या 1 होती है, वह मोनोसैकेराइड कहलाती है। आपने देखा कि यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज की आणविक संरचना हमने एक ही दी है। आणविक संरचना एक ही होती है, केवल उनके अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है वह अलग अलग होता है। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एक में एल्डिहाइड समूह होता है,
इसीलिए यह एल्डोल शर्करा होती है। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। अगर इनका संरचना सूत्र हम लें तो संरचना सूत्र लेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा कि COOH ब्रैकेट में CHOH का 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पे अगर फ्रक्टोज का हम लेंगे तो इसमें हो जाता है CH2OH, उसके बाद COO, फिर CHOH और CH2OH। ये फ्रक्टोज का सूत्र है। ये दोनों शर्कराएं यानी मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठी होती है। अब हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो डाइसैकेराइड में जहां ग्लूकोज के अणुओं की संख्या 2 हो जाती है तो वह डाइसैकेराइड होता है। इसके अंतर्गत आता है सुक्रोस, C12H22O11, माल्टोस, इसका भी होता है C12H22O11। पॉलीसैकेराइड जो होता है उसके अंतर्गत आता है सेल्यूलोस, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सबको अगर सूत्र दिया जाए तो हो जाएगा C6H10O5 और बाहर यन कर देंगे तो हो जाएगा, यानी ये श्रृंखला होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दोनों स्वाद में मीठी होती हैं, ये श्रृंखलाबद्ध होती है, इसीलिए यह स्वादहीन अक्रिस्टलीय होती है, जल में अघुलनशील शर्करा होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या है, किस प्रकार से हमारे शरीर में यह ऊर्जा का उत्पादन करती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपापचय क्रिया होती है। उपापचय शब्द उपचय और अपचय से मिल करके बना है। उपचय का तात्पर्य है संश्लेषणात्मक क्रिया, अपचय का अर्थ है विश्लेषणात्मक क्रिया। अर्थात हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण भी होता है, बाद में वही ग्लूकोज टूट करके 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है। वही 38 ATP ऊर्जा हमारे कोशिकाओं को प्राप्त होती है, जिससे कोशिकाएं पुष्ट होती हैं और जीव द्रव्य की जैव रासायनिक व्यवस्था बनी रहती है। जीव द्रव्य सक्रिय अवस्था में रहता है। जब जीव द्रव्य सक्रिय अवस्था में रहता है तो सीधे सीधे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। अब हम आते हैं पाचन तंत्र में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम मुख गुहा में होता है। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, क्योंकि मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार रस का श्रावण होता है। इस लार रस में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह टाइलिन नामक एंजाइम जो रोटी में
यानी कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, वही टायलिन नामक एंजाइम इस स्टार्च की कड़ी को तोड़ देता है और तोड़ करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। क्योंकि ग्लूकोज का स्वाद मीठा होता है, इसीलिए रोटी बाद में मीठी स्वाद में प्रतीत होने लगती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी ग्रहणी में होता है। जब यकृत द्वारा पित्त रस स्रावित करके क्षारीय व्यवस्था संपन्न कर दी जाती है तो अग्नाशयी रस से एमाइलेस नामक एंजाइम स्रावित होता है। वह एमाइलेस नामक एंजाइम भोजन के कणों का पाचन करके उसको पॉलीसैकेराइड से डाई या मोनोसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और स्टार्च जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि कणों में टूट करके छोटे व्यवस्था में हो जाते हैं। और बाद में वही ग्लूकोज सीधे कोशिकाओं को भेज दिया जाता है और कोशिका में पहुंचने के पश्चात उस ग्लूकोज का जारण हो जाता है ऑक्सीजन की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा हमारी शरीर की व्यवस्था में खर्च हो जाती है। तीसरा पाचन छोटी आंत में होता है, वहाँ आंतरी रस स्रावित होता है। उस आंतरी रस में भी एमाइलेस नामक एंजाइम होता है। वही एमाइलेस नामक एंजाइम स्टार्च को तोड़ करके वही डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड अर्थात सुक्रोज, ग्लूकोज और माल्टोस, साथ में क्या होता है फ्रक्टोज आदि कणों में तोड़ देता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और टूट जाने के पश्चात फिर वही ग्लूकोज सीधे कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कोशिका में पहुंचने के पश्चात वह तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, और ऑक्सीजन की सहायता से वह टूट जाने के पश्चात 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से हमारे कच्चे माल के रूप में मुख से ग्रहण किया गया भोजन पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में टाइलिन की सहायता से, उसके बाद दूसरा पाचन अग्नाशयी रस के एमाइलेस नामक एंजाइम की सहायता से आपकी ग्रहणी में, और तीसरा एमाइलेस नामक एंजाइम की सहायता से छोटी आंत में। इस प्रकार से संपूर्ण पाचन आहार नाल में हो जाता है और शेष अवशेष पदार्थ आगे की ओर बड़ी आंत में पहुंच जाता है। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया के बारे में बताया कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमको कच्चे पदार्थ के रूप में बाहरी वातावरण से प्राप्त होता है। जैसे गन्ने से सुक्रोज प्राप्त होता है, फल से माल्टोस प्राप्त होता है, शहद से फ्रक्टोज प्राप्त होता है, साथ में आपके अनाज से, आपके जौ से, आपके चावल से, गेहूं से आपसे स्टार्च प्राप्त होता है। ये सारी पदार्थ आपको बाह्य वातावरण से कच्चे माल के रूप में प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर में जाकर के कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह पाचन हो जाता है। अब पाचन होने के पश्चात ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर को पुष्ट करती है, जीव द्रव्य की जैविक दशा बनी रहती है, जिससे हमारा शरीर वृद्धि और विकास करता रहता है। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।